मैं आप आज आपके सामने सीटेट पेपर 2 की पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेके आई हूँ। आप एक एक करके ये क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में किसका एक लक्षण है। ठीक है, आपको बताना है कि जो लिखावट होती है हमारी, वो जब हम गलत लिखते हैं उन चीज़ों को, तो वो किस चीज़ का एक लक्षण है। ये विकार होते हैं जो सीटेट में इसका एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपको बहुत सारे विकार होते हैं, जैसे चाइल्ड की बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है डिस्ग्राफिया, सेकंड है डिस्प्रेक्सिया, थर्ड है डिसकैलकुलिया और फोर्थ है डिसलेक्सिया। ठीक है, तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि लिखावट है वो ग्राफ है ना, डिसग्राफिया। तो जो ग्राफ है, ग्राफ पे क्या होता है, चीजें लिखी ही जाती हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी कनेक्ट करके आंसर दे सकते हो। तो इसका ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। सेकंड है, सेकंड को भी मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ को, फोर्थ ऑप्शन को भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिस्प्रेक्सिया होता है जो आपकी शारीरिक कौशल में जो कमी होती है। जो लोग अपंग टाइप के होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो अच्छे से काम नहीं करती, ये उसका विकार है डिस्प्रेक्सिया जो है। डिसकैलकुलिया आपका मैथमेटिक्स से संबंधित विकार है, और डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से संबंधित विकार है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा ए, डिसग्राफिया। सेकंड देखिए, सेकंड है, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। ठीक है, भाषा अध्यापक के रूप में आप किस आधार पर उसका उनका आंकलन करेंगे। तो जो बच्चा है, ये उससे संबंधित है, एक विद्यार्थी से संबंधित ये क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन देखिए, भाषा में परवाह, परवाह मीन्स कि भाषा को आप किस तरीके से बोल रहे हो। सेकंड है विषय वस्तु में निपुणता, थर्ड है विभिन्न कथनों के लेखकों के कथन, और फोर्थ है प्रस्तुतिकरण शैली। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा फोर्थ, 1, 2 और 4। वो कैसे रहेगा, क्योंकि जो विभिन्न लेखकों के कथन है वो अभी विद्यार्थियों की जो राय है उसमें उसके आंकलन का कोई रोल नहीं है। भाषा में परवाह रहेगा, विषय वस्तु में निपुणता रहेगी, और प्रस्तुतिकरण शैली रहेगी। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा हमारा वो रहेगा डी, 1, 1, 2 और 4। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन है थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन जो थर्ड है वो देखिए, बच्चों की मौखिक भाषा का सत्य आंकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो ये थोड़ा मिस्टेक है, शब्द पढ़वाना रहेगा। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो शब्द पढ़वाना है, ये बाई मिस्टेक ऐसे हो गया है, उसके लिए माफी चाहूंगी। बी ऑप्शन रहेगा प्रश्नों के उत्तर पूछना, थर्ड है विभिन्न संदर्भों में बातचीत, और फोर्थ है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो ठीक है, यहाँ पे बच्चों की मौखिक भाषा के बारे में पूछा है। तो बच्चों की जो मौखिक भाषा है उसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तो कैसे इंक्रीज कर सकते हो उसको, उससे ज्यादा इंटरेक्ट करके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करके। तो जो थर्ड ऑप्शन रहेगा विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, वो इसका राइट आंसर रहेगा। फोर्थ देखिए, बुनियादी चरण की अवस्था वाले
बच्चे अधिगम में तब अधिक संलग्न होते हैं जब, ऑप्शन दे दिए हैं आपके पास। ऑप्शन 1 है वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते रहें। ऑप्शन 2 है मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होता है। ऑप्शन 3 है वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं। और 4th है वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे डिटेल से बताऊंगी। जो बुनियादी चरण होता है बच्चे की अवस्था का, वो होता है 3 से 8 साल। ठीक है, 8 साल तक बच्चे की जो अवस्था होती है, जो एज होती है, उसका बुनियादी चरण होता है 8 साल तक। तो आपको बताना है कि उसमें अधिगम में तब उस एज में जो बच्चा है वो कब ज्यादा सक्रिय होता है, मतलब जब ज्यादा वो चीजों को कर पाता है। तो बुनियादी चरण में सबसे ज्यादा बच्चा जो है वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है ना। उसके अंदर जो चीजों को देखने की, टच करके चीजों को समझने की जो चीज होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका, आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी, क्योंकि वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करके अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बुनियादी चरण जहां भी आए तो बच्चे की इंद्रियों को सबसे ज्यादा आप इंपॉर्टेंस दोगे। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5। जो पहला ऑप्शन है इसका, वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं, तो ये गलत रहेगा। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होता है। जहां भी आपको चीजों को सीमित करने की बात आ जाए, जैसे यहाँ पे आ गया सिर्फ, तो वो अपने आप वो चीजें गलत होती हैं। वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं, तो यहाँ पे ये चीज रटने वाली हो गई, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत रहेगा। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी। ठीक है, आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी। अब देखिए 5th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा निधि 2020 की अनुशंसा नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव पूछा गया है, नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका ऑप्शन है पहली कक्षा से माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा। सेकंड है माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा का अध्ययन। थर्ड है माध्यमिक स्तर पर शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। और 4th है बुनियादी वर्षों के दौरान माध्यम के रूप में मातृभाषा। ये यहाँ पे मातृभाषा है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा, आपको नेगेटिव बताना है क्योंकि इसमें आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है। तो वो है आपका पहली कक्षा से माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा, क्योंकि जो NEP 2020 है उसमें उसमें ये कहा गया है कि जो बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा हो वो उसकी मातृभाषा में हो, ना कि किसी अदर लैंग्वेज में। तो आपका आंसर इसमें ए रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखन की प्रक्रिया उपागम में क्या क्रम सम्मिलित है। ठीक है, आपको बताना है कि जो लेखन की प्रक्रिया है, जब आप किसी चीज को लिखते हो तो उसका क्या क्रम होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है प्रारूपण, ऑप्शन जो सेकंड है वो है मानस मंथन, थर्ड जो है वो है संपादन, और 4th जो है वो दोहराना। ठीक है, तो इसको आप किस क्रम में लिखोगे, मतलब किस क्रम को अपना के आप लेखन की जो अपनी प्रक्रिया है उसको करोगे। ठीक है, तो उसका ऑप्शन रहेगा आपका बी। कैसे, वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले लिखने से पहले आपको
मानस मंथन होना चाहिए, है ना, मतलब मन में वो चीजें आनी चाहिए कि आप किस टॉपिक के बारे में लिखोगे। उसके बाद सेकंड क्या रहेगा आपका प्रारूपण, उसके बाद आप चीजों को अरेंज करोगे, है ना, चीजों को लिखोगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे चीजें करनी है। थर्ड रहेगा आपका दोहराना, उससे जब आप लिखने से पहले, संपादन करने से पहले उन चीजों को एक बार दोहराओगे कि मतलब क्या कुछ ठीक है, क्या कुछ गलत है, कहाँ आपको करेक्शन करना है, कहाँ नहीं करना है, क्या कुछ उसमें ऐड करना है, और उसके बाद लास्ट में ही उसका संपादन होगा। तो उसका जो क्रम है, जो अरेंज है उसका उसका आपको सबसे पहले ऑप्शन बी रहेगा, मानस मंथन, उसके बाद प्रारूपण, फिर दोहराना और फिर संपादन। तो इसके हिसाब से जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, बच्चों में भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन है भाषा विकास, सेकंड है इसका द्विभाषिकता, थर्ड है व्याकरण अधिगम, और फोर्थ है मातृभाषा अधिगम। तो जहाँ पे भाषा विकास है वो ऑप्शन नहीं होगा, द्विभाषिकता भी नहीं होगा क्योंकि बच्चे की बात हो रही है, व्याकरण अधिगम का तो कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि व्याकरण में चीजें सीखने के साथ साथ रटी भी जाती है और बच्चा अभी छोटा है, तो उसको स्वाभाविक प्रक्रिया के बारे में पूछा है, तो वो रहेगी मातृभाषा अधिग्रहण। आपका जो ऑप्शन 4 है, डी जो है वो सही रहेगा, क्योंकि बच्चा जो है वो स्कूल में ही लैंग्वेज नहीं सीखता है, वो अपने घर पे ही सीखना शुरू कर देता है, और वो जो घर पे जो उसकी भाषा होती है वो मतलब जो फैमिली मेंबर घर परिवार वाले बात करते हैं वो वहीं से चीजों को सीखता है ना, अपनी मातृभाषा में ही जैसे जो बात होती है उसको ही सबसे पहले वो ग्रहण करेगा, सबसे पहले जो है वो सीखेगा। तो उसके बाद ही बाकी की भाषाओं का विकास होगा उसके अंदर, जैसे भाषा विकास है, द्विभाषिकता है, ये चीजें उसकी बाद में है। तो स्वाभाविक प्रक्रिया उसकी मातृभाषा अधिग्रहण होगा, क्योंकि वहां पे उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, वो चीजों को सहज तरीके से मातृभाषा में सीख लेगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन है अब वो 8th है, वो देखिए, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना मतलब ट्रांसलैंग्वेज के बारे में क्या सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो नहीं है, नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको जो ठीक नहीं है लग रहा है उसको टिक करना है। तो फर्स्ट है भाषाओं के बीच अनुवाद, सेकंड है एक ही बोली जाने वाली या लिखित अभिव्यक्ति में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण, थर्ड है यह यह बहुभाषावाद को समुन्नत करता है, मतलब सम्मिलित करता है, और डी है यह विद्यार्थियों को एक भाषा के प्रयोग तक सीमित करता है। तो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था और अब मैं फिर बता रही हूँ, जहाँ पे विद्यार्थी बच्चे की चीजों को सीमित कर दिया जाए, उनका दायरा जो है वो छोटा कर दिया जाए, वो क्वेश्चन आपका हमेशा, वो ऑप्शन आपका हमेशा नेगेटिव ही होगा। तो इसमें जो आंसर है वो फोर्थ है, डी है, वो नेगेटिव है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा, क्योंकि भाषाओं के बीच अनुवाद ये तो अच्छी बात है, उससे तो बच्चा जो है वो सीखेगा, एक ही बोली जाने वाली या लिखित अभिव्यक्ति में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण, वो भी बच्चे की नॉलेज को इंक्रीज ही कर रहा है। यह बहुभाषावाद को समुन्नत करता है, तो बहुभाषावाद जहाँ होगी वहां बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ सीखेगा ना, जितना उसका दायरा बढ़ेगा उतना ही बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो भाषा के प्रयोग को सीमित कर रहा है ना, तो उससे बच्चे ज्यादा चीजों को नहीं सीख पाएगा। तो आपको नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो इसका नेगेटिव ही आंसर होगा, जो रहेगा आपका ऑप्शन डी। अभी देखिए आपका क्वेश्चन जो 9 है वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा
नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड हो गया, फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। पहली कक्षा से माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा, ये आपका आंसर रहेगा, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो नेगेटिव ही आंसर देना है। जो छोटे बच्चों की जो शिक्षा है, एजुकेशन जो है, वो हमेशा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 ही रहेगा, ये रिपीटेड है क्वेश्चन। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एक अध्यापक के शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? एक जो अध्यापक होता है वो अपने विद्यार्थियों को बोलता है कि पुस्तकों की तुम अदला बदली करो, जो भी आपकी नोटबुक्स वगैरह है। तो इस कार्य में उसका क्या उद्देश्य है? अध्यापक का ऐसा करने के लिए उसका उद्देश्य क्या है? तो फर्स्ट है संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना। नियंत्रित है ये, निमंत्रित नहीं है, कि बाय मिस्टेक हो गई है। ठीक है। सेकंड है सहपाठियों के काम की जांच के कौशल विकसित करना। थर्ड है विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना। और डी है नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करना। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन अभ्यास पर, पहला, तीसरा और जो चौथा है ऑप्शन, वो अभ्यास पर है ना। तो कहीं ना कहीं आपको रटने वाली चीजें के बारे में मतलब बात हो रही है। बट हमें क्या करना है, हमें हमेशा बच्चा का जो अंदर स्किल्स है उसको डेवलप करना है ना। बच्चे को हमेशा सेंटर में रखना है। जब भी आप पेडागोजी के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करो तो बच्चे को सेंटर में रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। क्योंकि यहाँ पे बच्चे के जो कौशल है उसका विकास हो रहा है, वो नई नई जो नोटबुक्स है उनको पढ़ रहा है, उनको जांच रहा है, उनके अंदर चीजों को देख सुन रहा है ना। बाकी के जो ऑप्शन है वो आपके नेगेटिव रहेंगे। ये बात ध्यान रखनी है जब भी पेडागोजी के क्वेश्चन आप सोल्व करते हो कि बच्चे को सेंटर में रखना है और उसका जो दायरा है उसको विकसित करना है, कम नहीं करना है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 11। हिंदी पढ़ाते समय प्राथमिक कक्षाओं में कविता पाठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपने देखा होगा छोटी छोटी कक्षाओं में जो कविताएं होती हैं उनके पढ़ने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट है आपका कविता की व्याकरणिक संरचना सिखाना। इतने छोटे बच्चे को व्याकरण सिखाना ये ठीक नहीं है, तो ये तो पहले से ही नेगेटिव हो गया। कविता का भावात्मक अनुभव करना। थर्ड है कविताओं को रटकर याद करना। जहां भी रटकर चीजें करनी आए वो ऑप्शन आप मतलब बिना सोचे समझे उसको क्रॉस कर देना, क्योंकि नेगेटिव बच्चे के साथ जब भी कुछ नेगेटिव हो रहा है तो वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत ही होगा। कविता के कठिन शब्द, ठीक है, तो बच्चा छोटा है अभी कविता ही पाठ कर रहा है तो कठिन शब्दों का कोई रोल नहीं होता। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा बी, कविता का भावात्मक अनुभव करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। जो कविताएं होती हैं वो गीत टाइप में होती हैं ताकि बच्चे उसकी लय में उसकी जो पाठ है उसको फील कर सकें। ठीक है, तो ये जो है वो ऑप्शन बी रहेगा, कविता का भावात्मक अनुभव करना। लास्ट देखिए इस मॉक टेस्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों के साहित्य के चयन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन है मनोरंजन, ठीक है, बी है भाषा की कठिनाई, सी है शिक्षण के उद्देश्य और डी है चित्र और कथा का मेल। तो यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है तो आपको जो आपका ऑप्शन रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा डी, चित्र और कथा का मेल। क्योंकि जो छोटे बच्चे जो होते हैं वो इमेज को देख के चीजों को जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है, तो आपको देखना कभी भी बच्चे जहाँ पे बहुत सारी पिक्स होती हैं, बहुत सारी चित्र बने होते हैं, उन बुक्स को बहुत अच्छे से देखते हैं, एक क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपका
डी। और वो चित्र को, इमेज को देख के भी समझ जाते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो बुक होती है, ए फॉर एप्पल, या फिर आ से आम, आम लिख के आम बना देते हैं, है ना। एक पिक्चर में ब्रैकेट में साथ में आम जरूर बना होगा, क्योंकि बच्चा उसको देख के चीजों को जल्दी समझता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही रहेगा, चित्र और कथा का मेल, क्योंकि बात जो है वो छोटे बच्चों की हो रही है। ऑप्शन ए मनोरंजन तक ठीक है, भाषा की कठिनाई का कोई रोल नहीं है। शिक्षण के उद्देश्य से छोटा बच्चा क्या ही उद्देश्य करेगा, शिक्षण का उद्देश्य करेगा। तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। तो ये थे आपके 12 क्वेश्चन जो इस मॉक टेस्ट की पार्ट वन था, उसके में थे 12 क्वेश्चन जो मैंने एक एक करके आपको मतलब बताए हैं। उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे वो भी मैंने आपको समझाए हैं। तो अगली जो नेक्स्ट सीरीज जो है वो मैं जल्द ही लेके आऊंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।